बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम मॉड्यूल नंबर 9 से लेकर मॉड्यूल नंबर 11 तक करेंगे। 3 मॉड्यूल इसमें कवर करेंगे क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आपके जो पहले वीक के जो लेक्चर है ना, आप LMS पर जाएंगे तो आपको पहले वीक के लेक्चर मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 11 तक पहले मतलब कि एक वीक में आपके 3 लेक्चर अपलोड होते हैं ना, तो 3 लेक्चर आपके मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 11 तक बनते हैं। ठीक है, तो हम LMS के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 9 का, व्हाट वी शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट, कि हमें इंटरनेट पर क्या चीज़ सर्च नहीं करनी चाहिए। इसकी 3 रीजंस हैं। ठीक है, ये आपने जस्ट एज इट इज़ इसको रीड आउट करना है। ठीक है, नंबर 1 पे आती है हमारी गूगल एड्स, कि आप कोई भी चीज़ कोई भी क्यूरी लिखते हैं, बार बार आप वही क्यूरी सर्च करते हैं, तो उसके बारे में आपकी गूगल है जो आपकी लोकेशन को टारगेट करता है। ठीक है, उसके पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है गूगल अपनी खुद एड्स लगाता है जो कंपनीज पे करती हैं। ठीक है, इसके अल्टरनेट फिर वो कंपनीज गूगल को पैसे देती हैं, गूगल वो उनकी वो ऐड चलाता है। ठीक है, तो वो ऐड आपके जो आप सर्च कर रहे हैं, तो गूगल को लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको ना एड्स देने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है सिक्योरिटी एजेंसीज का। लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज माइट सी योर क्यूरीज एंड कैन अकर यू कैन रीच आउट एट योर लोकेशन इफ दे सी सेंसिटिव टर्म सर्चिंग अगेन एंड अगेन। इसका क्या मतलब कि अगर आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, सर्च करेंगे गूगल पर, तो लॉ एंड इंफॉर्मेशन की जो एजेंसीज होती हैं ना, सिक्योरिटी एजेंसीज कहते हैं हम इनको। अगर आप कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फो टर्म में या कोई क्यूरी सर्च करेंगे, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे, तो आपके जो लॉ एंड इंफॉर्मेशन की एजेंसीज हैं वो आपकी लोकेशन को टारगेट करेंगे। ठीक है, फिर वो आपके पास आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इनको हमें ये सर्च नहीं करना चाहिए जो कि सेंसिटिव टर्म इन सर्चिंग होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सम टाइम व्हेन वी सर्च लाइक फ्री म्यूजिक। बाज़ औक़ात हम फ्री म्यूज़िक मतलब कि हम डाउनलोड करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा हमारा वो वायरस भी होता है। ठीक है, जिससे हमारे लिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि अवॉइड करें एड्स। किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए गूगल पर। नंबर 1 पे आपने यूअर ईमेल, फॉर एग्जांपल आप गूगल पर गए, आपने बार-बार माय ईमेल सर्च नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये मेडिकल इश्यूज़ एंड ड्रग्स, इसके बारे में भी सर्च नहीं करना। फिर आपने अपना नाम भी सर्च नहीं करना, अपनी लोकेशन भी बार-बार नहीं करनी। ठीक है, इनसे आपने ना अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यूअर फेवरेट थिंग्स, ठीक है, इसके इनसे आपने अवॉइड करना है। उसके बाद डेंजरस टू सर्च, ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपके लिए खतरा है। तो ये कुछ उन्होंने एग्जाम पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी रीड आउट करनी है। ठीक है, अगर आप गूगल पर ये चीज़ें लिखेंगे ना, अटैक, सुसाइड बॉम्ब्स, प्रेशर कुकर बॉम्ब्स, तो आपके पास वो जो पाकिस्तान में एक एजेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर आप इन ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हमारे पास, अगर आप ये सारी इनमें से कुछ भी आप सर्च करेंगे ना, तो वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो कि इलीगल है हमारे लिए। ठीक है, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से परहेज़ करें। ठीक है, ये हमारे लिए ख़तरात है, जैसे कि अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना, सर्च करना चाहिए। मेडिकल सिम्पटम्स, मर्डर, पॉइजन, किलिंग, इन चीज़ों के बारे में हमें सर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। आप जब भी गूगल पर जाते हैं, आप फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं ना, उसमें हमारे पास वायरसेस होते हैं। ठीक है, जो वो वायरसेस वेबसाइट के ज़रिए वो आपके फ़ाइल में मुंतकिल हो जाती हैं। फिर जब आप वो उसको डाउनलोड करें, फिर वो आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ जाता है, फिर जिससे साइबर सिक्योरिटी का अटैक हो सकता है। ठीक है, और आपका कंप्यूटर भी हैक हो सकता है। उसके बाद अनप्लेजेंट रिजल्ट हैं। रिजल्ट क्या होते हैं? अनप्लेजेंट रिजल्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, लाइक एज आप स्मोकर लंग्स, अगर आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपसे अजीब सी किस्म की जो बीमारी हैं स्मोकिंग के मतलब वो आपके सामने शो होने लग जाएंगे, जिससे आपका दिल भी ख़राब होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप स्किन कंडीशन आप सर्च करें तो स्किन की जो बीमारीज़ हैं,
या कुछ स्किन के जितनी भी कंडीशन है वो आपके सामने, जिससे आप देखकर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 10 है। यहाँ से हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो इसको जस्ट आपने एज इट इज़ रीड आउट करना है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे साइंसदानों के नाम है और इनका जो दौरानिया है और कहाँ पर ये बनी चीज़ें, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं आपको सबका कॉन्सेप्ट देता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एबाकस। ठीक है, सबसे पहले हमारी डिवाइस एबाकस थी। ये जो हिस्ट्री है ये हमें बताती है कि चाइना में ये इस्तेमाल किया गया था ग्रीक वर्ल्ड और रोमन सिविलाइजेशन में। ठीक है, द मशीन इज क्वाइट सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ बीड स्टंक ऑन अ रोड दैट आर रन इन माउंटेड इन अ रेक्टेंगल फ्रेम। आपके सामने एक रेक्टेंगल फ्रेम है। ठीक है, इसमें आपके बीड्स ये जो आपके ना, ये जो आपको मोती दिखाई दे, ये इनको हम कहते हैं बीड्स। स्टंग्स क्या है, ये आपके जो इनमें से ये दरमियान से ये रेक्टेंगल शो हो रही है ना, ये आपके रस्सी कहते हैं। ठीक है, हम इनको, इनके अंदर हमने इसको माउंट किया गया था रेक्टेंगल फ्रेम में मोतियों को। ठीक है, ये आपके, ये हमारे सामने ये काम करती थी 0-1 बिट की फॉर्म में। ठीक है, तो एबाकस ये एक रेक्टेंगल फ्रेम है, इसके अंदर हमें हमारी जो काम होता था बिट के फॉर्म में, और इसका काम क्या था, बनाया गया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसमें एडवांसमेंट हुई जिससे हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ गियर बना। ठीक है, तो साइंसदान का एक नाम है बैलेस पास्कल, जिसका दुरानिया था, इसने कंप्यूटर ईजाद किया जिसका दुरानिया था 1623 से लेकर 1662 तक, जो कि था फ्रांस में। फिर उसके बाद गॉटफ्रेड वहम लेबेनिस जो एक साइंसदान था, इसने कंप्यूटर बनाया था 1646, इसका दौरानिया था और यूज़ हुआ था 1716 तक। ठीक है, जो कि जर्मनी में हुआ था। उसके बाद चार्ल्स बाबेज है, इसका जो इसने भी एक कंप्यूटर ईजाद किया था इंग्लैंड में 1972 से लेकर इसका जो चला कंप्यूटर 1871 तक। ठीक है, इसमें मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इन सब ने मिलकर टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स बनाई। ठीक है, लेकिन जो चार्ल्स बेबेज थे, इसका ये मतलब कि कोशिश थी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हमारे पास प्रिंट होके आए। ठीक है, ये चार्ल्स बेबेज की ये कोशिश थी, तो आपने इधर से पढ़ लेना है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स है, यहाँ पे वो ऐसे रोटेट करते थे तो आपके सामने ये ना प्रिंट होते थे, जो नंबर्स है ना आपके सामने काउंट होते थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, जब भी आप इसको रोटेट करते थे तो आपके सामने ये नंबर भी चेंज होते थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर पंच कार्ड बनाया गया। ठीक है, एक हार्मन हॉलिडे था। ठीक है, 1867 से लेकर 1929 तक इसका दौरानिया। Who applied the concept of representing information as a whole in a paper punch to speed up the tabulation process in 1890 यूएस काउंसिल। ठीक है, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, पंच कार्ड, ठीक है, ये आईबीएम है, ये आईबीएम एक इंजीनियरिंग की टीम है जिसको हम आईबीएम कहते हैं। सच कार्ड अल्टीमेटली केम टू known as a punch card survived as a popular means of communicating with computer वेल इंटू द 1970 में। तो 1970 में जाके ये पंच कार्ड हमारा बना। तो पंच कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट था, जितनी बार ये पंच करते थे ना, फॉर एग्जाम्पल इसने 5 बार पंच किए तो हमारे पास प्रिंट होकर आता था 5, इसने 10 बार पंच किए तो हमारे पास प्रिंट होकर आता था 10। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट था पंच कार्ड का। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ पिक्चर यहाँ से, तो ये देख सकते हैं आपके पास ये पंच कार्ड की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जितनी बार पंच करते थे उतनी बार हमारे ये नंबर काउंट हो प्रिंट होके आते थे। ठीक है, पंच कार्ड पर। उसके बाद मज़ीद इसमें एडवांसड, पहले ये मैकेनिकल थी। ठीक है, मैकेनिकल से फिर ये इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवन मशीन बन गई। ठीक है, तो ये बनी थी 19वीं सदी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसको कंप्लीट किया था 1940 में। कहाँ पर, बेल लेबॉर्टी पर। ठीक है, मार्कन कंप्लीटेड 1944। कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बाय हार्वर्ड एकन एंड अ ग्रुप ऑफ आईबीएम इंजीनियर। ठीक है, जो कि इंजीनियर का एक ग्रुप था। तो इनियाक के बारे में हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इनियाक क्या था, इनियाक ये हमारे पास ये भी कैलकुलेटर ही था। ये भी जो काम करता था हमारे मतलब कि कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करता था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करता था, ये कैलकुलेटर था बड़ा सारा। ठीक है, तो क्या ये भी एक कंप्यूटर ही था हमारे पास इनियाक। ठीक है,
तो इसमें तो पहले पहले हमारे पास एबाकस था, फिर टेक्नोलॉजी ऑफ केयर्स बनी, फिर पंच कार्ड बने, फिर उसके बाद हमारे पास इनिया का दरियाफ्त हुआ, ठीक है। ये काफ़ी जगह लेता था, इसको इस्तेमाल करने के लिए, चलाने के लिए कई सारे लोग आते थे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इनिया क्या है। तो सबसे पहले आपने इनिया का एब्रीविएशन देख लेना है, एमसीक्यूज के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका क्या एब्रीविएशन है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। डेवलप किसने किया था, जॉन मोस्टले ने, ठीक है। एंड जे जे प्रेस्पर एस्क्यूट ने कहाँ पे किया था, मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये आपने सारा जो पैराग्राफ है ये आपने एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी फैक्ट शीट है, ठीक है। इसको इसको रखने के लिए जब ये बनाया गया था तो इसने जगह ऑक्यूपाई की थी हमारी 1800 स्क्वायर फीट की। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब थी, 1500 इसके रिलेज थे, 10,000 कैपेसिटर थे, फिर हमारे पास 70,000 रजिस्टर थे, फिर 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है। तो इसके ना कुछ फैक्ट शीट है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे जो सारे वैसे एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो हमारे पास कैपेसिटर हैं, ठीक है, और रजिस्टर है, और इसकी कॉस्ट भी आ सकती है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू के लिए लाजमी देखना है। उसके बाद इसमें मज़ीद एडवांस होती रही, फिर इसमें से ट्रांजिस्टर बन गए, फिर इसका इंटीग्रेटेड सर्किट बन गए, फिर इसकी साइज रिड्यूशन मतलब इसका साइज कम हो गया, फिर इसके 2 साल बाद फिर इसकी मतलब अपडेशन होती रही। फिर उसके बाद 1976 में आके डेस्कटॉप, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर बना जो कि स्टीव जॉब्स, जो कि आईफोन के इस वक्त ऑनर हैं, ठीक है, एंड स्टीफन वोजनी, इन दोनों ने मिलकर 1976 में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। IBM लॉन्च पीसी, जो IBM है ना, IBM क्या है, ये एक इंजीनियरिंग की टीम है जिसको हम IBM का नाम देते हैं। इन्होंने मिलकर एक पीसी बनाया था 1981 में। तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं कहाँ से लेकर 1981 में आके हमारे पास जो पीसी आता है पर्सनल कंप्यूटर, वो IBM ने लॉन्च किया था कितने सन में, 1981 में, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट बनती गई, फिर उसके बाद हमारे पास स्मार्टफोन आते गए, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 11 है जो कि हमारे लेक्चर नंबर 3 का लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है बिट्स का। पहले एक बात आप समझें, आप सेकंड ईयर में भी पढ़ के आए हो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, किस लैंग्वेज को समझता है, वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। हम जब भी मतलब कि हमने कोई भी फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर की कंप्यूटर के अंदर, हम तो अपनी ज़ुबान में लिख लेते सीखते, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको जो बैकएंड पे वो उसको बाइनरी फॉर्म में वो सेव करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो बिट्स पढ़ लेते क्या है, इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बिट्स, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताया, बिट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इसकी कुछ बेसिक्स हैं। इंफॉर्मेशन इज कोडेड पैटर्न ऑफ 0 और 1। आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है उसका कोड या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट 0 1 0 1 इस फॉर्म में। उसके बाद 1 बिट कैन ओनली 1 वैल्यू 0 ऑन 1। अगर आपके पास एक बिट है ना, तो आपके पास सिंगल बिट, फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगल बिट है तो आपके पास जो वैल्यू स्टोर होगी वो या तो आपके पास 0 होगी या आपके पास 1 होगी, ठीक है। इसका ये मतलब। उसके बाद व्हाट बिट कैन रिप्रेजेंट, बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। उसके बाद इन चिप इलेक्ट्रिकल चार्जेस 0/1, ठीक है। ये आपने देख लेना। उसके बाद बेसिक यूनिट्स हैं, ये टेबल आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाइट किसके बराबर होती है, 8 बिट के बराबर होती है। 1 किलो बाइट किसके बराबर है, 1024 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बिट्स के। उसके बाद गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के। उसके बाद टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के इक्वल होते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एज इट इज़ आपने इसको याद कर लेना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद इसका बिट पैटर्न है, ठीक है, वो हमने कैसे बनाना है। अगर आपके पास एक बिट है तो उसका बिट पैटर्न बनेगा या तो 0 या 1। अगर आपके पास 2 बिट हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बिट कितने पैटर्न बनेंगे, 4। कैसे बनेंगे 4, इनका मैं अभी आप लोगों को एक ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे हम इनका बिट पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 बिट पैटर्न दिया हुआ है, 2 बिट। अब 2 की पावर यहाँ पे आपने कितना बिट पैटर्न हमने बनाना, फॉर एग्जांपल हमने 2 बिट पैटर्न बनाना है तो 2 की पावर आपने लगा देनी है 2।
2 ज़ार 4, तो इसके 4 बिट पैटर्न बनेंगे। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपने 3 का बनाना है 3 बिट पैटर्न, तो आपने लिखना है 2 की पावर 3। तो आपके पास 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 6, तो उसके 6 पैटर्न बन जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अब हमारे पास ये टेबल है। अगर आपके पास 1 बिट होगा तो नंबर ऑफ बिट कितने बनेंगे, 2 पैटर्न। ठीक है, अगर पास 2 होगा तो इसके बाद आपके पास बनेंगे नंबर ऑफ पैटर्न 4, 3 बनेगा 8 बनेंगे। अगर आपके पास 4 बिट होंगे तो उसके 16 बिट पैटर्न बनेंगे। 5 बिट होंगी तो आपके पास 32 बिट नंबर ऑफ बिट्स पैटर्न बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, ये मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है ना, तो आपको MCQs आते थे कि जो 5 बिट है इसके नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, तो आपने 2 की पावर आपने कर देनी है 5। क्या मतलब, आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने लिखा अब हमने 5 बिट है हमारे पास, उसका हमने नंबर ऑफ बिट पैटर्न बनाना है, कितना बनाना है। तो हमने 2 की पावर 5 ली है, तो 2 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 3 4 5। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो हमारा 32 है। तो ये आपकी ट्रिक है। आपके पास यहाँ से कोई भी MCQ आ जाए, अगर आपके पास 6 पैटर्न आ जाए, आपको वो MCQ दिया जाएगा कि इसके नंबर ऑफ बिट पैटर्न बताएं। आपने 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके और जो आंसर होगा वो आपने राइट करेक्ट कर देना है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है जो MCQ है, 8 बिट किसके बराबर होते हैं, 1 बाइट। और इसके नंबर ऑफ बिट पैटर्न कितने बने, 256। MCQ इसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, तो ये थे ट्रिक्स जो वो मैंने आपको बता दी, तो यही भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ये एक टेबल है। ठीक है, ये जो नीचे आपके पास वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास डेसिमल में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपने उसको यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि आपके पास ये डेसिमल वैल्यू तो है, लेकिन आपके इसके आपने रिप्रेजेंट करना है डेसिमल 2 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। तो वो कैसे करना है, तो ये तो आपके पास 2 की पावर 0 1 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4, ये तो ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट पैटर्न तो ये तो हमारी डेसिमल में वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी बाइनरी में बनानी है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल 2 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। वो कैसे करना है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारे पास है 128, फिर हमारे पास है 64, फिर हमारे पास वैल्यू है 32, ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है ना। फिर हमारे पास है 16, फिर हमारे पास है 8, हमारे पास है 4, हमारे पास है 2, हमारे पास है 1। ठीक है, अब हमने वो उन्होंने हमें MCQ यहाँ पे हमें उन्होंने बताया कि आपने डेसिमल जो 2 है इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करना है, 2 को करना है ना, 2 जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू 2 है इसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे आपने लगा देना 1, बाकी पे आपने लगा देना 0। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे भी हमारे आगे 0, यहाँ पे भी हमारे 0, यहाँ पे भी हमारे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 2 के नीचे हमने दे देना 1, यहाँ पे हमने दे देना 0। तो अब ये आगे हमारी 2 जो डेसिमल 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो ये नीचे भी उन्होंने ये देखें, ये भी उन्होंने वही डिफाइन की है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 सिफर, 1 2 3 4 5 6 सिफर आ गए, 2 के नीचे 1 आ गया, फिर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आपने 8 को रिप्रेजेंट करना है एज अ बाइनरी, तो 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 8 के नीचे लिखना है 1, बाकी सारी आपने बिट कर देनी है 0 0 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो ये देखें, ये सेम आपके पास ये बनते ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी यहाँ से वैल्यू दे 32 को, तो आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना, आपने उसके नीचे 1 लिख देना, बाकी सारी आपने 0 पुट कर देनी। सेम इसी तरह आपके पास 65 है, इसको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। तो 65 है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो हमारी वैल्यू है 128। ठीक है, फिर हमारे पास है 64, फिर हमारे पास है 32, फिर हमारे पास है
16, फिर हमारे पास है 8, फिर हमारे पास है 4, फिर हमारे पास है 2, फिर हमारे पास है 1। ठीक है, अब हमने 65 की बतानी है ना, तो 64 प्लस 1 कितना हो गया 65। तो 64 के नीचे हमने 1 लगा देना है, बाकी के नीचे 0। यहाँ पे हमने 0 लगाया, 64 के नीचे 1 आ गया हमारा, तो यहाँ पे 32 के नीचे 0, 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे भी 0, 2 के नीचे भी 0, 1 के नीचे 1। क्यों 1? क्योंकि हमने 65 की रिप्रेजेंटेशन करनी है ना, तो 64 के नीचे 1 लगा देना, और 64 प्लस ये इसको करेगा 1, तो टोटल मिलकर बनेगी हमारी 65। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये 0 1, ये देखें 0 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिफर और लास्ट पे 1। तो ये इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3, जो कि इम्पोर्टेंट था। मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे लगते हों तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।